पिछली क्लास में हमने समझा था कि संविधान क्या होता है, संविधान किसे कहते हैं और साथ में हमने संविधान का भाग एक भी पूरा पढ़ा था, पूरा खत्म किया था। आज की इस क्लास में हमें समझना है कि अनुसूचियां कितनी हैं और उनमें किन चीज़ों का वर्णन किया गया है। अगर हम बात करते हैं जब संविधान बनना प्रारंभ हुआ था और बनने के बाद में तैयार हुआ था, तो उस समय संविधान में 8 अनुसूचियां थी। और अगर हम वर्तमान में बात करते हैं तो संविधान में वो 8 अनुसूचियां बढ़कर 12 अनुसूची हो चुकी हैं। तो उन अनुसूचियों में किन का वर्णन किया गया है उसको डिटेल में हम समझते हैं। अगर हम बात करते हैं संविधान की पहली अनुसूची, तो संविधान की पहली अनुसूची कहती है भारत राज्यों का संघ है। भारत किसका है? राज्यों का संघ है, मतलब यूनियन है। जब हमने पहली क्लास को पढ़ा था तो यूनियन क्या है, मतलब संघ क्या है, वो हमने डिटेल में समझा था। पहली अनुसूची कहती है भारत राज्यों का संघ है, अर्थात भारत का निर्माण किससे हुआ है? राज्यों को मिलाकर हुआ है। मतलब हमारा भारत कैसा है? यूनियन है। इसमें तीन चीजें थी, फेडरेशन था, कॉन्फेडरल था और यूनियन था। तो उनको हमने डिटेल में समझा है। उस क्लास को आप जरूर देखिएगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो अनुसूची पहली क्या कहती है? भारत राज्यों का संघ है, अर्थात भारत राज्यों का संघ है। कहने का तात्पर्य ये है कि भारत का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? तो राज्यों को मिलाकर हुआ है। किससे हुआ है? राज्यों को मिलाकर किया गया है। देखिए, जैसे कि अगर हम बात करते हैं अनुसूची पहले की, तो अनुसूची पहली कहती है कि भारत जो है वो राज्यों का क्या है? संघ है। अर्थात अगर हमें जानना है कि भारत का जो क्षेत्रफल कहाँ कहाँ तक है और किस राज्य की सीमा कहाँ लग रही है, अगर ये जानना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अनुसूची पहली को हमें क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, ताकि हमें डिटेल में जो है राज्यों की सीमा कहाँ लगती है, भारत का क्षेत्रफल कितना फैला हुआ है, सब हमें डिटेल में अगर हमें पढ़ना है तो संविधान की कौन सी अनुसूची हम पढ़ेंगे? अनुसूची पहली। तो अनुसूची पहली क्या कहती है? तो अनुसूची पहली कहती है कि भारत क्या है? तो भारत राज्यों का एक संघ है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अनुसूची दो, तो अनुसूची दो कहती है वेतन के बारे में। किसके बारे में कहती है? वेतन के बारे में। मतलब जितने भी जो अधिकारी होते हैं, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति, ये और इसके अलावा जो यूपीएससी से सिलेक्ट होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनका वेतन कितना होता है, अगर हमें ये जानना है, डिटेल में पढ़ना है, तो अनुसूची कौन सी हम पढ़ेंगे? अनुसूची दूसरी। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं अनुसूची तीन, तो अनुसूची तीन में वर्णन है शपथ के बारे में। किसके बारे में? शपथ के बारे में। तो अनुसूची तीन जो है उसमें बताया गया है जो नेता होते हैं उनकी शपथ, या फिर अन्य जो अधिकारी होते हैं उनकी जो शपथ की चर्चा है या जो शपथ ली जाती है वो अनुसूची तीन में आसानी से आपको मिल जाएगी, पढ़ने को मिल जाएगी। तो अनुसूची पहली क्या कहती है? भारत राज्यों का संघ है। दूसरा, अनुसूची दो में है वेतन के बारे में। उसके बाद अनुसूची तीन कहती है शपथ की चर्चा करती है, मतलब अनुसूची तीन में शपथ के बारे में बताया गया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अनुसूची चार, तो अनुसूची चार में है राज्यसभा की सीटों के बारे में। राज्यसभा की सीटों के बारे में वर्णन किया गया है। राज्यसभा की सीटें, राज्यसभा की सीट, तो जैसे कि जिन राज्यों में राज्यसभा है उनमें जो सीटें हैं उनकी संख्या कितनी है, अगर हमें डिटेल में समझना है, डिटेल में पढ़ना है, तो अनुसूची हम कौन सी पढ़ेंगे? अनुसूची चार। उसके बाद बताया गया है अनुसूची पांच में एससी और एसटी, मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में विशेष आरक्षण, उनको विशेष आरक्षण दिया गया है। तो उनकी डिटेल मिलती है हमें अनुसूची पांच में। अनुसूची पांच में इनको एक बार रिवाइज करते हैं। अनुसूची पहली क्या कहती है? भारत राज्यों का संघ है। दूसरी में वेतन, तीसरी में शपथ और चौथे में बताया गया है राज्यसभा की सीटों के बारे में कि किन जिनमें जो राज्यसभा है उनमें सीटें हर राज्य में अलग अलग होती हैं। अगर डिटेल में हमें पढ़ना है तो अनुसूची हम कौन सी पढ़ेंगे? अनुसूची चार। उसके बाद अनुसूची पांच कहती है एस टी एस सी, मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में विशेष प्रावधान या उनको आरक्षण दिए गया है। तो अनुसूची पांच। अगर हम बात करते हैं अनुसूची
6 में किन चीजों का वर्णन किया गया है। तो अनुसूची 6 की अगर हम बात करते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा जो भारत है, भारत में जो पूर्वी जो राज्य हैं उनके लिए विशेष आरक्षण दिया गया है, एक विशेष आरक्षण दिया गया है। अगर हम पूर्वी राज्य की बात करते हैं तो पूर्वी राज्य में आता है आपका असम, मेघालय, मणिपुर, मणिपुर और त्रिपुरा। तो इन राज्यों को आगे बढ़ने के लिए कुछ विशेष आरक्षण या प्रशासन की चर्चा अनुसूची किसमें की गई है, तो अनुसूची 6 में की गई है। मतलब पूर्वी राज्यों के बारे में विशेष प्रावधान की अगर हम बात करते हैं तो अनुसूची कौन सी कहती है, अनुसूची 6 कहती है। अब हम समझते हैं कि अनुसूची 7 क्या है, उससे पहले इसको एक बार रिवाइज और कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं अनुसूची 1 में, तो अनुसूची 1 कहती है भारत राज्यों का संघ है। उसके बाद अनुसूची 2 कहती है वेतन के बारे में, जितने भी अधिकारी होते हैं उनका वेतन कितना होता है। तो अनुसूची अगर हम 1 को पढ़ेंगे तो अनुसूची 1 हमें बताती है। उसके बाद शपथ तीसरी में बताई गई है और चौथे में राज्यसभा की सीटें जो होती है उनकी संख्या इसमें बताई गई है, तो वो अनुसूची 4 में। उसके बाद एसटी एससी मतलब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विशेष प्रावधान के बारे में उनका आरक्षण के लिए कौन सी अनुसूची बताती है, अनुसूची 5। उसके बाद हमने अनुसूची 6 में देखा है कि पूर्वी राज्यों के लिए विशेष प्रावधान या प्रशासन की चर्चा किसमें की गई है, अनुसूची 6 में, जिसमें आपका असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा इसमें आता है। अब हम समझते हैं अनुसूची 7। अगर हम 7 की बात करते हैं तो अनुसूची 7 कहती है शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। हमारे भारत देश है, तो इस पूरे भारत को चलाने के लिए एक होती है केंद्र सरकार। एक क्या होती है, केंद्र सरकार, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरे भारत को चलाने के लिए। अब उसमें ही एक राज्य है, मान लीजिए है मध्य प्रदेश। अब मान लीजिए क्या है हमारा मध्य प्रदेश, एमपी है कोई राज्य अपना, मतलब अपने भारत का, जिसे हृदय प्रदेश भी कहा जाता है क्योंकि बीचों बीच है। ठीक है, तो उसको चलाने के लिए होती है राज्य सरकार। क्या होती है, राज्य सरकार। देश को चलाने के लिए होती है केंद्र सरकार और राज्य को चलाने के लिए होती है, अपने अपने राज्यों को चलाने के लिए होती है राज्य सरकार। हमने एग्जांपल के लिए लिया है एमपी मतलब मध्य प्रदेश। तो इनको अपने ही राज्य में, जैसे कि केंद्र सरकार होगी, तो केंद्र सरकार जो होगी अपनी, तो वो पूरे देश को चलाने के लिए क्या बनाती है, कानून बनाती है। और जो राज्य सरकार होती है अपने अंदर राज्य को चलाने के लिए अलग कानून बनाती है। तो इनके लिए क्या किया गया है, अलग अलग कानून बनाने के लिए शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है, ताकि राज्य में और देश में मतलब केंद्र में क्या ना हो, विवाद ना हो। तो अगर हम बात करते हैं केंद्र सरकार किन किन विषयों पर कानून बना सकती है, इन सब के लिए अलग अलग विषय जो है दिए गए हैं। तो केंद्र सरकार जो है अलग अलग विषय पर कानून बनाती है। पहले जो इनके लिए विषय थे वो थे 97 और वर्तमान में हो गए हैं 100। अगर हम बात करते हैं सेना, तो सेना के संबंध में कानून कौन बना सकता है, तो सेना के संबंध में अगर कानून बनाने का अधिकार जो है वो है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसको है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसमें राज्य सरकार कोई हस्तक्षेप कोई रोक टोक नहीं कर सकती। केंद्र सरकार किसके कानून बना सकती है, सेना में बना सकती है। और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया बैंक, बैंक के विषय में भी कानून बना सकती है। तो इस प्रकार से 100 विषय दिए गए हैं, जो आपको इसकी लिस्ट मिल जाएगी, आपको याद करना है, याद रखना है। ठीक है, तो केंद्र सरकार इन 100 विषय पर क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। एग्जाम्पल के लिए सेना हो गया, बैंक हो गए, इन सब पर कानून कौन बना सकती है, केंद्र सरकार। इस पर राज्य सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, रोक टोक नहीं करेगी। उसके बाद में राज्य सरकार के लिए जो विषय दिए गए थे वो पहले थे 64, पर वर्तमान में कितने हो गए, वो 61। वर्तमान में कितने हैं, 61। तो राज्य सरकार क्या कर सकती है, राज्य सरकार भी अलग अलग विषय पर क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। जैसे कि होगी पुलिस, पुलिस हो गया, और इसमें
तीर्थ यात्रा जो करने वाले होते हैं उन पर भी क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। किसका अधिकार है, ये आपका राज्यसभा का है। इसके विषय कितने हैं वर्तमान में, 61। और अगर हम बात करते हैं केंद्र सरकार हो गया, राज्य सरकार हो गया, अब होता है अपना तीसरा पॉइंट होता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। अब समवर्ती सूची मतलब क्या होता है, तो समवर्ती सूची का मतलब होता है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, समवर्ती सूची। जिसके बारे में अगर हम बात करेंगे, शिक्षा हो गया, इस पर दोनों क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। उसके बाद आता है फोर्थ वाला, अब फोर्थ वाली की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आता है अवशिष्ट सूची। अब अवशिष्ट सूची में क्या होता है, इसमें ना ही अगर हम बात करेंगे संसद, क्या हो गया, संसद क्या कर सकती है, इस पर कानून बनाती है। देखो कहीं कहीं पर आता है केंद्र सरकार कानून बनाती है अवशिष्ट सूची पर कहीं कहीं आती है कि संसद क्या बनाएगा, इस पर कानून बनाएगा। अगर आ जाता है संसद तो संसद क्या होता है, 100% सही होता है। और अगर संसद ऑप्शन में नहीं रहता है तो इसके अलावा कौन कानून बना सकता है, इसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है। अब जैसे कि आ गया इंटरनेट हो गया, ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, ये सब किस में आता है, वो आता है आपका अवशिष्ट सूची में। अब समझते हैं कि अनुसूची 8 में किन चीजों का वर्णन किया गया है। अगर हम बात करते हैं अनुसूची 8 की, तो अनुसूची 8 में है राजभाषा। राजभाषा या उसको कह सकते हैं मानक भाषा। राजभाषा या मानक भाषा। पहले इसमें जो थी, अगर हम बात करते हैं राजभाषा, देखिए इसमें 3 चीजें होती हैं। एक होता है राष्ट्रीय भाषा, एक होता है राष्ट्रभाषा, दूसरा होता है राज्य भाषा और तीसरा होता है राजभाषा। राजभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, राज्यभाषा और राजभाषा। राष्ट्रभाषा वह होती है जो पूरे राज्य की क्या होती है, एक उपयोगी होती है, महत्वपूर्ण होती है, जिनका उपयोग जो है अधिक किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा। मतलब ये देश की भाषा है जिसका उपयोग ज्यादा किया जा रहा है। पर अगर किसी राज्य में कोई भाषा अधिक बोली जाती है, एग्जाम्पल के लिए हिंदी अगर जो है मान लीजिए मध्य प्रदेश में ज्यादा बोली जा रही है, तो उस राज्य की वो क्या बन जाएगी, राजभाषा। अगर हम राजभाषा मतलब स्टेट लैंग्वेज, अगर हम बात करते हैं राजभाषा की, तो राजभाषा का मतलब होता है जो सरकारी काम करने के लिए जो भाषा उपयोग की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं राजभाषा। तो एक होती है राष्ट्रभाषा जो राष्ट्र के लिए क्या होती है, ज्यादा उपयोग की जाती है, और एक होती है राजभाषा जो राज्य के लिए उपयोग की जाती है ज्यादातर उस स्टेट में। और अगर राजभाषा की बात करते हैं तो राजभाषा का मतलब ये होता है सरकारी काम काज में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा। तो अगर हम बात करते हैं जो पहले जो भाषा थी वो थी 14, उसकी संख्या जो है मान्यता प्राप्त कितनी भाषा थी, वो थी 14 भाषाएं थी। पर वर्तमान में इसकी संख्या हो चुकी है 22। वर्तमान में कितनी संख्या है इसकी, 22। अनुसूची क्या कहती है, 8वीं, तो अनुसूची 8वीं कहती है राजभाषा या मानक भाषा। तो वर्तमान में भाषाओं की संख्या, मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है, 22। शुरुआत में थी 14। अब इसमें जो है 21वां संविधान संशोधन हुआ था। 21वां संविधान संशोधन हुआ था, संशोधन।
अब संशोधन का मतलब होता है कुछ परिवर्तन करना, कुछ सुधार करना, कुछ बदलाव करना। तो 21वां क्या हुआ था? संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें एक भाषा को जोड़ा गया था। अब जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था, जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था, वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1967 में। याद रखना है, 1967 में। उसमें जो है एक भाषा को जोड़ा गया था जिसका नाम है सिंधी। सिंधी भाषा को क्या किया गया था? इसमें जोड़ा गया था। संविधान में 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। उसके बाद में अगला जो संशोधन हुआ था, तो वो हुआ था 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन हुआ था, इसको याद रखना है। 71वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। 1992 में हुआ था, तो इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। याद रखना है, इसमें पहले संशोधन में 1 भाषा और दूसरे में 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, जिसमें आपका था नेपाली। पहली कौन सी थी? नेपाली। दूसरी कौन सी थी? मणिपुरी। मणिपुरी। और तीसरी कौन सी थी? कोंकण। कोंकण, ठीक है, इसको एक बार बना लीजिएगा। ठीक है, कोंकण। मतलब इनमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। कितनी भाषाओं को? 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। और अगला जो संविधान संशोधन हुआ था, वो हुआ था 92वां। 92 हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था। संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था? सबसे पहले जो 92 मतलब 92वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 92वें संशोधन हुआ था, उसमें जो है वो किया गया था 2003 को। कब किया गया था? 2003 को। अब इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था? 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, जिसमें पहली भाषा कौन सी थी? मैथिली। मैथिली, बोडो, बोडो, डोंगरी, डोंगरी, संथाली। संथाली, इसको याद रखना है। इसकी जो पीडीएफ जो है आपको लेक्चर की, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो की। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं। संविधान में जो 8वीं अनुसूची है, उसमें बताया गया है राजभाषा के बारे में। किसके बारे में? राजभाषा के बारे में। अब राजभाषा में जो थी, मान्यता प्राप्त 14 भाषा थी, पर वर्तमान में कितनी हो गई? वो 22 हो गई है। उसमें जो है पहला मतलब 21वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें 1967 में किया गया था, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। उसके बाद में 71वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकण। इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। उसके बाद में संविधान में हुआ था 92वां संविधान संशोधन किया गया था, और वो किया गया था कब? 2003 में, जिसमें कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था? 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली। इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। तो वर्तमान में इसकी 14 को अगर हम प्लस करेंगे, कितने से? 3 प्लस 4, तो इक्वल टू कितने हो रहे हैं? ये 22 भाषाएं हो रही हैं। ठीक है, तो वर्तमान में कितनी भाषा हो चुकी है? वो 14 की जगह वो अभी वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अनुसूची अगर हम 9 की बात करते हैं, तो अनुसूची 9 कहती है जमींदारी। जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन, या जमींदारी को खत्म करना या समाप्त करना। जमींदारी को समाप्त। अगर हम बात करते हैं अनुसूची 9 में, तो अनुसूची 9 क्या कहती है? जो जमींदारी व्यवस्था थी, उसको क्या कर दिया गया था? अनुसूची 9 के तहत क्या कर दिया गया था? खत्म कर दिया गया था। और अनुसूची 10 कहती है, अनुसूची 10 कहती है दल बदल। दल बदल को क्या कर दिया गया था? दल बदल को खत्म कर दिया गया था। अब दल बदल में क्या होता था? जैसे कि अगर कोई नेता अगर चुनाव जीत जाता है, तो वो क्या कर लेता था? एक दल से मतलब एक दल को बदल कर दूसरे दल में वो चला जाता था। तो इसी को अनुसूची 10 में मतलब जोड़ा गया था। और
दल बदल को क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। जब हम दल बदल को डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में हम समझेंगे। तो अनुसूची 10 क्या कहती है, दल बदल को क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था अनुसूची 10 में। और अगर हम बात करते हैं अनुसूची 11 की, तो पंचायती राज्य, पंचायती राज्य की विश्व व्यवस्था लाई गई थी। अब एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लाई गई थी, गांव में लाई गई थी। जैसे कि अगर कोई गांव में साफ सफाई ठीक से नहीं की जा रही है, या फिर जो सड़कों की जो नालियां वो ठीक से क्या नहीं है, बंद नहीं है, या उसकी साफ सफाई नियमित रूप से नहीं की जा सकती है या नहीं की जा रही है, तो हम क्या करेंगे, हम जाके विधायक को थोड़ी बोल सकते हैं कि आप इसको क्या करिए, ठीक करिए। विधायक जी हमारी से नाली को क्या कर दीजिए, ठीक करवा दीजिए, उसको तो नहीं बोल सकते। तो इसलिए गांव में क्या लाई गई थी, गांव में जो है पंचायत को लाया गया था, ताकि जो गांव की जो जैसे कि नाली अगर सही से नहीं बंद है, या फिर उसकी साफ सफाई नियमित रूप से नहीं की जा रही है, तो उसको क्या करना, उसको पंचायत जो है व्यवस्था लाई गई थी कहाँ पर, गांव में, ताकि उनकी व्यवस्था जो है पूरी तरह से की जा सके। और अगर हम बात करते हैं अनुसूची, अगर हम 12 की बात करते हैं, तो अनुसूची 12 में भी, अनुसूची 12 में नगर पालिका की व्यवस्था की गई थी, नगर पालिका की व्यवस्था की गई थी अनुसूची किसमें, 12 में। तो अनुसूची 11 क्या कहती है, अनुसूची 12 कहती है पंचायती राज्य की व्यवस्था, ताकि गांव का जो है छोटा मोटा जो कार्य होता है वो पंचायत के थ्रू क्या है, किया जा सके, पंचायत के माध्यम से क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। और अगर हम बात करते हैं नगर पालिका की, तो नगर पालिका में जो है वो नगरों की साफ सफाई के लिए क्या की गई थी, या फिर जो जो दैनिक आवश्यकताएं होती हैं, जो आवश्यक कार्य होते हैं, जो बाहर से या फिर कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता है, उसको क्या करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए जो है नगर पालिका की व्यवस्था की गई थी, ताकि नगर की जो व्यवस्था जो है पूर्ण रूप से क्या कर सके, चल सके। तो अनुसूची हमने पहले में क्या पढ़ा था, भारत राज्यों का संघ है। और दूसरे में क्या देखा था, दूसरे में देखा था वेतन के बारे में, तीसरा शपथ के बारे में। तो अनुसूची हमने 1 से लेकर 12 तक क्या डिटेल में समझा है। इसके बाद हमें समझना है नागरिकता, नागरिकता क्या होती है। आगे हम समझेंगे कि नागरिकता क्या होती है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।